अपन ने डेफिनेशन देख ली। सो अपन को हर चीज को एक लोकेशन में फिक्स करना है, एक जगह देनी है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अदर सर्विस हो जिसको हम नाम नहीं ले पा रहे इंडिविजुअली। कोई भी चीज को हम इस तरीके से अरेंज करें कि भैया हर चीज बचे यार, हमारा टाइम बच जाए, हमारा कॉस्ट बच जाए, और प्रोडक्ट भी बन के निकले। तो ऐसा नहीं कि हमने हौच पौच अरेंजमेंट कर लिया तो प्रोडक्ट को बेकार बना दें। आपको अरेंजमेंट भी ऐसा करना है कि आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला, हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बन के निकले। तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आया। फिर प्लांट लेआउट का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। अब देखो यहाँ पे देखो उसने बोल दिया फिजिकल फैसिलिटीज में इसमें चाहे मशीन हो, इक्विपमेंट हो, टूल्स हो, फर्नीचर हो, इन सच ए मैनर, इस तरीके से अरेंज करोगे सो टू हैव क्विकेस्ट फ्लो ऑफ मटेरियल, कि भैया मटेरियल को जो जब रॉ मटेरियल जो एंटर करता है अपने फैक्ट्री के अंदर, वहां से लेकर जब फाइनली वो बन के तैयार होगा, वापस से वो अपने ट्रक में ही निकल जाएगा। तो उस वहां तक जो फ्लो होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक, आपका जो फ्लो हो रहा है, दैट शुड बी इन सच ए वे कि आपका जो है क्या हो, क्विकेस्ट हो, हर चीज का हो क्विकेस्ट हो, लो कॉस्ट क्या हो, लो आए, और हैंडलिंग जो हो, क्या हैंडलिंग क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ हैंडलिंग द प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट। मतलब आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उसको हैंडल करने का या प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहीं पे भी ना आपको दिक्कत ना आए, सब इजीली स्मूथली हैंडल हो जाए। सो फ्रॉम द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल टू डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इसको आप अपने वर्ड्स पे लिख सकते हो कि वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग इन सच अ सिस्टमैटिक ऑर्डर सो दैट देयर शुड बी स्मूथ फ्लो ऑफ व्हाट, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम रिसीविंग टू डिस्पैचिंग टू इन स्मूथ वे एट लो कॉस्ट और इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ठीक है हाँ क्या? मैम, हैंडलिंग में तो वो आ गया ना, स्टोरेज का। हैंडलिंग मतलब स्टोरेज ही होता है। हाँ हैंडलिंग का मतलब केवल स्टोरेज होता है। कि हैंडलिंग का एक ही मतलब है दुनिया में, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको हैंडल करते हैं तो क्या वो फिर तुमको स्टोर कर नहीं, देते हैं कहीं पर? हैंडलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को संभालना, किसी भी चीज को तरीके से करना, हैंडल करना होता है। ठीक है, टाइम को मैनेज कर रहे हो तो वो भी एक हैंडलिंग ही है। ठीक है, हैंडलिंग का मतलब एक लिमिटेड वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, या यहाँ पे हैंडलिंग का मतलब आप मैनेजिंग समझो। ठीक है, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन आ गई, आपको जो अच्छी लगे आप कर लेना। ठीक है, टेक्निक ऑफ लोकेशन मशीन प्लांट, ये तो वापस से वही हो गया। इन द फैक्ट्री सो टू अचीव ग्रेटर पॉसिबल आउटपुट ऑफ हाई क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट टाइम वगैरह में। ठीक है, आपको समझ में आया ना ये प्लांट लेआउट का? प्लांट लेआउट समझ में आया? हाँ ठीक है। अब जो अपना प्लांट लेआउट है ना, कई बार उस प्लांट लेआउट को हम फैसिलिटी लेआउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट लेआउट को कई बार हम कई बार फैसिलिटी लेआउट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, अगर हम प्लांट को या मशीन, एक वर्ड मशीन को बोले, लोकेशन ऑफ मशीन या अरेंजमेंट ऑफ मशीन, इतना बोल के छोड़ दे तो आप लोग समझोगे कि भैया सिर्फ मशीन्स की बात हो रही है, बाकी किसी चीज को अरेंज नहीं करना है। फैक्ट्री के अंदर हर चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, चाहे वो झाड़ू या वहां पे पोछा लगाने की एक बाल्टी हो, उसको भी सिस्टमैटिकली रखना है। ठीक है, वहां पे छोटी मोटी गाड़ियां हैं, चाहे वो इंसान हो, सबको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। ठीक है, दैट इज प्लांट लेआउट, और फैसिलिटी लेआउट भी वही है। ठीक है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड फैसिलिटी लेआउट। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो प्लांट लेआउट पढ़ाया था लेकिन फैसिलिटी लेआउट नहीं पढ़ाया था। तो दोनों को एक ही जैसा आपको समझना है। समझ गए ना? अब देखो यह कह रहा है फैसिलिटी लेआउट को और क्या कह सकते हैं, लेआउट इज द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, वर्क स्टेशन, इक्विपमेंट, इज द इट इज द, और क्या बोल सकते हैं, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट। देखो वही आ गई डेफिनेशन, वही आ गई बात। चाहे शब्दों का हेरफेर कैसा भी करे, चाहे वो कैसे भी हेरफेर करे, चाहे वो कैसे भी लिखे, लेकिन कुल मिला के आप ये समझो कि एक तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ही होता है। अगर आपको कोई पूछे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज अगेन अरेंजमेंट। ठीक है, और ये है स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल प्लांट लेआउट। भाई आइडियल प्लांट लेआउट करने का भाई उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं, अभी हम इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात कर चुके हैं। भैया ऐसा होना चाहिए, अरेंजमेंट इसलिए होना चाहिए तरीके से, अगर आप अरेंजमेंट तरीके से कर दोगे, एक स्ट्रक्चर वे में, आप अच्छे से सिस्टम, घर में भी आप क्या करते हो, हर चीज सिस्टमेटिकली रखते हो कि नहीं रखते हो? ऐसा ही फैक्ट्री में रखना पड़ता है। तो रीजन जो घर में है वही रीजन फैक्ट्री में है। प्रोवाइड इनफ कैपेसिटी
बाय प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट। आप इस तरीके से सिस्टमैटिकली आप हर चीज को अरेंज करते हो तो क्या होता है, आपकी जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट। आप अगर ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करना चाहते हो तो मशीन अगर तरीके से अरेंज है तो ज्यादा वॉल्यूम आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और प्रोडक्ट को अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, यानी कि कल को आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोर एरिया, आपके पास में जो जमीन है जहां पर आपने फैक्ट्री खड़ी करी है, जहां पे आपने वर्क स्टेशन बनाए हैं, जहां पे आपने मशीन्स लगाई हैं, वैसे ना बीच में ना कहीं ऐसे ऐसा नहीं हो कि भैया ना आपने जगह भी वेस्ट कर दी, खुला खुला कर दिया। अरे खुली जगह है तो खुला खुला अगर जगह है तो ऐसा नहीं कि आपको स्पेस वेस्ट करनी है, या बहुत दूर दूर एक मशीन यहाँ लगाई है एक मशीन यहाँ लगाई है, तो ऐसे भी नहीं करना है। इससे क्या मूवमेंट ऑफ लेबर का जो है टाइम वेस्ट होगा, वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। तो यूटिलाइजेशन जो फ्लोर एरिया का है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन ऑपरेशन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब देखो, अगर आपको मान लो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एक बार रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, तो आपने उसको कहाँ रखा होगा, गोडाउन में रखवाया होगा, फिर उसको मशीन पे चढ़ाना है। तो मशीन में चढ़ाने से, अगर यहाँ आपका स्टोर रूम है, इसको मैं रब करके वापस से समझा देती हूँ, आपको समझ में आ गया है, और ऑल इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल को क्या रखवाया है, उसके बाद में मशीन में अपलोड करना, तो मशीन शुडंट बी वेरी फार, वो इतने फार भी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपने गोडाउन है, यहाँ पे आपका मशीन नंबर 1 है, तो मशीन नंबर 2 यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मशीन नंबर 3 फिर यहाँ नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसे से तो क्या होगा, माल फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। किसका रिडक्शन करना है कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट है आपको कम से कम करना पड़े, ठीक है। और मटेरियल हैंडलिंग में उतना ही इजी रहेगा, क्योंकि मटेरियल को आप एक मशीन से दूसरी मशीन में पहुंचाने के लिए बार बार छोटे मोटे ट्रक के अंदर लोड करते हो, फिर उसको दूसरी मशीन में पहुंचाते हो, फिर उसको लोड करते हो, फिर तीसरी मशीन में पहुंचाते हो। तो उससे भी आपका मशीन जो माल है वो खराब होता है, टूट फूट हो सकता है, हिचकोले खाएगा माल, तो खराब भी हो सकता है, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके स्क्रैप कम हो, वेस्ट कम हो प्रोडक्ट से, वो भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जब सब कुछ सिस्टमैटिक होगा तो वेस्ट भी कम होगा, स्क्रैप भी कम होगा। मैंने कहा ना कि बार बार इधर उधर पहुंचाने में क्या होगा कि माल टूट भी जाएगा, क्योंकि जो वर्क इन माल अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो बीच में क्या वो अधूरा माल है, अधूरा माल को भी बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो अगर वो फिर टूट फूट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी नेसेसरी। तो अभी फैसिलिटी लेआउट वापस से एक पिक्चर देख लो, एक प्यारा सा पिक्चर है आपके सामने प्लांट लेआउट का या फैसिलिटी लेआउट का। आप फिर से देखो, एक ट्रक आके खड़ा हुआ है, वो रॉ मटेरियल लेके आया है, रॉ मटेरियल को हमको स्टोर में गोडाउन में हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने पहले रॉ मटेरियल को रिसीव किया है, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एंट्री करेगा, बिल देखेगा, काउंट करेगा, गोडाउन में रखवा देगा। उसके बाद में रॉ मटेरियल को हम है ना मशीनों में डालने के लिए वर्क सेंटर 1 में हमने इसको पहुंचा दिया। फिर यहाँ से आप देख रहे हो ये पहुंच गया यहाँ पर। फिर वर्क सेंटर मतलब वही आपका अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, जब तक वो फिनिश गुड ना बन जाए वो वर्क इन प्रोग्रेस मोड में है। फिर मशीन नंबर 2 में जाएगा। यहाँ पे भी अगर इंटरनली अगर छोटे छोटे मशीन लगी है तो वर्क सेंटर 2 में छोटी छोटी मशीन लगी है, तो यहाँ छोटी छोटी मशीन में बनेगा। अब यहाँ पे बनने के बाद में मान लो अभी आज फर्स्ट डे में यहीं तक काम हो पाया, सेकंड डे काम ऑपरेट करोगे तब तक आपको फिर एक गोडाउन चाहिए जहाँ पे उसको पास के पास में, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कच्चा माल है। अब WIP को स्टोर करने के लिए एक हमने अलग गोडाउन बना रखा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बना रखा है, ये WIP गोडाउन है, ये अपना रॉ मटेरियल का गोडाउन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे आए, फिर आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे वर्क सेंटर में मशीन 1 और मशीन 2 पे उसको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वर्क स्टेशन है, उस पर डालना पड़ेगा, ये 3 हो गया, 4 हो गया, फिर ये बनकर फिनिश गुड्स तैयार हो गया। जब एक बार वो फिनिश गुड्स बन गया तो फिर आपको एक गोडाउन चाहिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट में नहीं पहुंचाओगे वो फाइनल गुड्स को कहीं तो स्टोर करोगे, जमीन पे थोड़ी रख दोगे। तो आप देख रहे हो कि भैया इसका एक लेआउट बना हुआ है, लेआउट मतलब एक ढांचा बना हुआ है। और जब ट्रक्स अवेलेबल होंगे तो हम ट्रक्स को क्या करेंगे, अपना ये माल हम ट्रक्स में लोड कर देंगे और मार्केट में भेज देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो अभी तो शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग का मतलब माल को लोड करना इस शिपिंग कहलाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप उसको मार्केट तक पहुंचाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी ये आपने एक तरीके का फोटो देखा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस फोटो से, है ना। ये लेआउट को अगर हम देखते हैं तो ये एक तरीके का डिजाइन बना हुआ है, और इस डिजाइन को हम एक नाम भी दे सकते हैं। चलो हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या हो सकता है अपना, ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ से आया आया आया, यहाँ से आया आया आया, फिर वो यहाँ चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आपने देखा यूं 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 कैसे चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला।
तो एक आप देखते हो या तो वो यू पैटर्न बन गया है या सी पैटर्न बन गया है, देख रहे हो आप कैसा पैटर्न बन गया है, उल्टा यू, है ना, सी पैटर्न, यू पैटर्न, जो भी पैटर्न बोलो, इस पैटर्न में तो एक डिजाइन है, तो इसको हम अगर शेप बोलेंगे तो यू शेप बोलेंगे, जनरली वो सी शेप नहीं बोलते, यू शेप बोलते हैं। तो यू शेप में फैक्ट्री का लेआउट बना हुआ है। अब जिसको जो सुविधाजनक लगे वो उस हिसाब से अपने फैक्ट्री का लेआउट बना सकता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है उसी तरीके का बनेगा। सब अलग अलग तरीके का माल बनाते हैं तो अलग अलग तरीके का डिजाइन, फैक्ट्री का डिजाइन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस पिक्चर को देख के समझ में आया होगा कि लेआउट क्या चीज होती है। क्या आपको समझ में आया बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ये इजी था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो वही भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो अगेन ये रिपीटेशन है, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, आप आपको नोट्स दूंगी तो आप रीड कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है, एग्जाम में कई बार क्या बोलता है लेआउट के लिए कि भाई आपका प्रिंसिपल्स में ये अपने जो प्रिंसिपल्स है वो याद कर लेना, ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, आप लिख लो चाहे एग्जाम। कितने प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बट हमारे यहाँ पे है ना 6-7 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, तो वो हमको पढ़ लेने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पहला इसका अपना लेआउट का है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि भाई अ गुड लेआउट इज वन, एक अच्छा लेआउट वही वो लेआउट होता है जहाँ पे विच इंटीग्रेट्स man, material, machine, supporting service and others in order to get the optimum utilization of resources और maximum effectiveness, effectively काम किया। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेट्स का मतलब क्या होता है, सबको एक तरीके से एकजुट करके रखना। एकजुट करके रखना मतलब आपका जो लेबर था, आपका जो मटेरियल था, मशीन था, या अदर कोई भी सर्विसेज थी जिनका हम नाम नहीं ले पाते लेकिन वो बहुत सारी है, उन सबको इस तरीके से इंटीग्रेट करके रखना या इस तरीके से सिस्टमेटिकली आपको यूज करना चाहिए ताकि आपका क्या हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस का मतलब है कि मिनिमम वेस्ट के साथ में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकले। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मिनिमम, हाँ जी मैम ये वो बुक में मतलब कौन से नाम से ये इंटीग्रेशन वाला? ये मैं आपको बता दूंगी, ये इंटीग्रेशन का मतलब अपना जो है ना कॉम्पैक्टनेस के नाम से, आप इसको कॉम्पैक्टनेस कर लो चाहे। मैम है नहीं कॉम्पैक्ट के नाम से इसमें तो। पेज नंबर 26 4th नंबर का है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस उसको बोल दो। ये अपना जो पेज नंबर 26 है मॉड्यूल का, हाँ उसके ऊपर उसमें सबसे नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, मैम मिल गया। ठीक है। तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोल दो या कॉम्पैक्टनेस बोल दो, ठीक है। तो कॉम्पैक्टनेस आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पे आप देख रहे हो देयर शुड बी हार्मोनियस फ्यूजन, ठीक है, हार्मनी होनी चाहिए सबके बीच में। अच्छा, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस का मतलब वहां पे आपके जो फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल भी बोल सकते हैं। अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है मिनिमम ट्रेवल। क्या बोलता है कि भैया आप अपने मशीन्स को, आप अपने वर्क सेंटर्स को ऐसे अरेंज करके रखो कि जो आपके रॉ मटेरियल है और जो आपके लेबर है उनको ज्यादा इधर उधर डोलना ना पड़े, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम मूवमेंट करना पड़े। नहीं तो क्या होगा, एक मशीन से दूसरी मशीन, फिर वो कभी रॉ मटेरियल को लेने जा रहा है, कभी टूल्स लेने जा रहा है, कभी क्या करने जा रहा है, कभी दूसरी मशीन को ऑपरेट करने जा रहा है, कभी थर्ड मशीन को ऑपरेट करने जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मूवमेंट पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मूवमेंट मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। तो फैसिलिटीज का मतलब सारा जो स्ट्रक्चर है ना, फैसिलिटीज मतलब एवरीथिंग जो आपकी फैक्ट्री में हो सकता है, जो भी दिखता है आपको आंखों से, वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए सो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनीबॉडी, चाहे मैन मटेरियल हो, शुड बी मिनिमम, है ना। तो अभी आप देखो, एंड एज फार एज पॉसिबल स्ट्रेट लाइन मूवमेंट शुड बी प्रेफर्ड। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट का मतलब इसने बोला कि भैया सब कुछ एक लाइन में रख दो, एक लाइन में ऐसे रख दो कि भैया सब कुछ एक लाइन में अरेंज कर दो कि पहले इस पे काम करना पड़ेगा तो दूसरे पे जाना पड़ेगा, तो फिर दूसरा उसके जस्ट पीछे लगा दो, तीसरे पे जाना पड़ेगा तो उसके पीछे लगा दो, ठीक है। फिर उसके अगर इसके बाद नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा तो नेक्स्ट उसके पीछे लगा दो। अगर हमें पता है कि एक के बाद इसका नंबर आने वाला है, इसके बाद में इसका नंबर आने वाला है, इसके बाद में इसका नंबर आने वाला है, तो फिर आप इनको लाइन में अरेंज कर दो। तो हम ये जो अपना जो स्ट्रक्चर हमने अभी इसकी बात करी, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रेट लाइन लेआउट। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रेट लाइन लेआउट। अभी ऊपर मैंने एक डायग्राम दिखाया था, उस स्ट्रक्चर का मतलब था यू शेप लेआउट। ये अपना जो है ये होता है स्ट्रेट लाइन लेआउट। नाम याद रखना, ऐसा नहीं फालतू आप भूल जाओ। प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। मैम ये कौन से पॉइंट में? बेटा ये आपका थर्ड पॉइंट ही है जिसका नाम है, इसकी जगह आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है यूसेज। सीक्वेंस यूसेज। यूसेज लिखा हुआ है, हाँ क्या कहता है देखो,
देखो, द गुड लेआउट इज वन दैट यूज बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस, मतलब देखो आपके आपके पास में जितना भी जगह है फैक्ट्री के लिए, उसका मतलब उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो आपने मशीन्स अरेंज कर दी, राइट, आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया, इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने इसको यू शेप में दे दिया, ठीक है। अब कोई भी आपका बंदा आता है काम करने के लिए, या मटेरियल आपके यहाँ पे एंटर करता है, तो हम ये कहते हैं पहले उसको यहाँ आना पड़ेगा, उसके बाद में उसको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ जाना पड़ेगा, इस तरीके से, मतलब एक ऑर्डर ऑर्डर में, उसके बाद में उसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ यहाँ, इसके बाद में वो बाहर माल बन के निकल जाएगा। तो हमने स्पेस को यूटिलाइज किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जगह का जो यूटिलाइजेशन होता है, ये तो आपने यूटिलाइजेशन किया जितना भी फ्लोर एरिया था, एक बार का तो हम बात करें कि आपने फ्लोर एरिया पूरा यूज किया, फ्लोर एरिया पूरा यूज किया, तो आपने हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली का मतलब होता है कई बार कि नीचे नीचे का तो पूरा कारपेट एरिया जिसे बोलते हैं, कारपेट एरिया का मतलब जानते हो, वो एरिया जिसमें हम कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है, दैट इज कारपेट एरिया। अब हम बात करते हैं कि वर्टिकल स्पेस क्या होता है, कि कई बार आपको पता है कि जैसे आपने घर में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि अलमारी रखी होती है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा सामान तो हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं, है ना। या आप देखते हो कि ऊपर अपना जो सीलिंग एरिया है, छत को टच करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, कुछ स्पेस एरिया बना सकते हो। तो ये बोलता है कि आपने जो हॉरिजॉन्टल एरिया यूज तो किया ही किया है, अब वर्टिकल एरिया को भी यूज करो अच्छे से, तभी आपका बेटर यूटिलाइजेशन होगा किसी भी स्पेस का। समझ रहे हो? हाँ मैम। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कारपेट एरिया यूज करने के बाद में वर्टिकल एरिया का मतलब होता है, देखो भाई मेरे घर में तो जगह कम है, तो अगर मेरे घर में जगह कम है तो मैं तो क्या करती हूँ, दीवारों पे सब कुछ फिक्स करवा देती हूँ। मेरे को नीचे जमीन पे झाड़ू पोछा लगाने के लिए नीचे जमीन पर कम से कम जगह, मतलब फर्नीचर, बेड या कोई भी ऐसा हो जो जमीन को कम यूज करता हो, तो मैंने दीवारों को बहुत यूज किया। दीवारें हर कमरे में 4 होती है, तो मैंने तो यही कोशिश करी है कि जो अलमीरा होता है वो दीवार में फिक्स हो गया, या कोई भी चीज होती है जो फैन है तो दीवार में फिक्स हो गया, तो हमने टेबल, अगर हमको फैन की एक्स्ट्रा जरूरत थी तो हमने जो स्टैंड फैन नहीं लिया हमने, तो फिर वो फैन लिया, क्या बोलते हैं उसको, जो दीवार पे फिक्स हो जाता है, वॉल फैन बोलते हैं इसको ना, उस पे फिक्स कर लिया। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो वॉल्स है, वर्टिकल का मतलब है कि आपको वॉल्स पे जो एरिया वो भी यूज कर लो। इसके अलावा भी अगर आपके पास में जरूरत होती है तो दूसरी मंजिल चला लो। तो आपको वर्टिकल स्पेस का मतलब यहाँ पे दीवारों, वॉल्स तो यूज करना है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगे कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर पूरा भर गया तो सेकंड फ्लोर चढ़ा लो ना, दूसरी मंजिल बनवा लो। तो आपको स्पेस जितना है उसी को ही आपको क्या करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, तभी आपका गुड लेआउट कहलाएगा। इट इज नॉट ओनली इनफ फ्लोर एरिया यूज ऑप्टिमली, बट थर्ड डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आपकी हाइट। अब समझ गए ना हाइट का मतलब क्या होता है? दीवारें भी यूज कर लो, उसमें भी अगर कुछ फिक्स कर सकते हैं तो कर लो। आपने कभी गाड़ी की सर्विस कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो टूल्स वगैरह जो है दीवारों पे वो बोर्ड लगा के रख देते हैं, उसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो दीवारों को यूज करना है कुल मिला के। तो तो क्यूबिक क्या लिखा स्पेस, था आपने, स्ट्रेट लाइन? क्या बोल रहे हो? क्या लिखा था, स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या मतलब? एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था, स्ट्रेट लाइन लेआउट था वो, ठीक है। तो ये अपना स्पेस हो गया। अपने बुक में अपने जो मॉड्यूल है उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ यूसेज, वो है अपना 3rd नंबर पे लिखा है, और ये भी मैं 3rd नंबर पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो अभी मैं बता देती हूँ, ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है हमारे पास में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो क्या कह रहा है पहले समझो, कि मतलब आपको क्या करना है, गुड लेआउट क्या होता है, दैट मेक्स मटेरियल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स अ कंप्लीशन स्टेज। मतलब आपने रॉ मटेरियल यहाँ से डाला तो फिनिश गुड्स तक उसको पीछे वापस पलट के नहीं आना पड़े, तो वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे, क्योंकि पीछे भी आना पड़े दूसरी मशीन पे लोड होने के लिए, बनने के लिए, फिर पीछे आना पड़े, तो इससे क्या है, इसका मूवमेंट ज्यादा हो गया। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ क्या खराब हो गया अपना, मिनिमम ट्रेवल वाला, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई आपका मटेरियल को कम ट्रेवल करना पड़े, वो एक बार आगे चला गया तो पीछे नहीं आना पड़े, यानी पीछे मशीन पर उसको लोड करके उसकी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ना करना पड़े। तो देयर शुड बी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर शुडंट बी एनी बैकवर्ड या बैक डाउन, ठीक है, बैक ट्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप ही के पास देखो, आपका 6th प्रिंसिपल यही है कि मतलब गुड लेआउट क्या होता है, दैट कैन बी ऑल्टर्ड विदाउट मच कॉस्ट एंड टाइम। भविष्य में आप चाहते हो कि मैं, अगर जैसे कहते हैं ना फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको मान लो कि आपको अपना प्रेजेंट लेआउट को चेंज करके नया लेआउट तैयार करना है, या प्रोडक्ट नया तरीका का बनाना है, तो नई मशीन्स आपको लानी पड़ सकती है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए आपके पास में स्पेस
जो है वो ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके पास में, कि आप उसको क्या कर सको, फिक्स कर सको और अपना काम अच्छे से चला सको। तो जो भी जगह है उसी जगह का हमने क्या करा, बेस्ट यूज करा। और भविष्य के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर के अंदर आपको स्पेस का एक्सपेंशन करना है ना, इसका मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। भविष्य में अगर आपको जगह बढ़ानी है तो बढ़ा सको, अगर न्यू मशीन्स या हाईटेक मशीन्स आपको लेके आनी है और उसको अगर फिक्स करनी है कहीं किसी जगह पर, तो आप हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो डेवलपमेंट भी कर सको। ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन, ये क्या कहता है कि भैया एक गुड लेआउट वही लेआउट होगा जहां पर अपने जो वर्कर्स होते हैं उनकी सभी सुविधाओं का आपने ध्यान रखा हो, उसको यहाँ पे काम करने में आत्मसंतोष मिलता हो, उसकी सेफगार्ड्स हमने पूरे अरेंज किया हो, प्लांट एंड मशीनरी इस तरीके से हो कि भैया उसकी सेफ्टी बने रहे हो। कई बार होता है ना, हाथ कट गया, पाँव कट गया, चोट कट गई, तो उसकी उसकी अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके वजह से उसके लिए आपने क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स अपने वर्कर्स के लिए कर रखी है, या कभी आग लग जाए तो क्या आपने सेफ्टी कर रखी है, या कभी चोरी हो जाए तो क्या सेफ्टी कर रखी है। तो अपने जो लेबर्स है उसके कंफर्ट और कन्वीनियंस का आपने पूरा ध्यान रखा है। अगर आप ध्यान रखते हैं, उनके लिए पूरा ध्यान रखते हैं, इस तरीके से आपने लेआउट तैयार किया है कि वहां पे काम करने वाले लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है, खुला खुला लगता है, ठीक है, वो सेफ है, सिक्योर है, तो फिर वो क्या अपना बेस्ट लेआउट है। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम हैंडलिंग क्या कहता है, एक मिनिमम हैंडलिंग का मतलब वही हो गया, आपको मटेरियल कम से कम हैंडल करना पड़े। मिनिमम हैंडलिंग का मतलब कम से कम हैंडलिंग करना पड़े। एक मॉड्यूल में और रह गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब आपका मैम ये इन्वेस्टमेंट। मिनिमम हैंडलिंग वाला नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। चलो आप एक बार, अरे वैसे तो इसमें 10-11 है, आपकी बुक में इतने ही दिए हुए हैं, जितना ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी बुक में दिया उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञान तो होता है, लेकिन हमको जितना दिया हमको तो उतना पढ़ना है। तो मिनिमम हैंडलिंग का मतलब है कि आपको मटेरियल को कम हैंडल करना पड़े, है ना, कभी इधर रखा कभी उधर रखा, फिर उस मशीन में डाला, फिर इस मशीन में डाला, फिर ट्रांसपोर्ट किया, तो वो ज्यादा से ज्यादा हैंडलिंग काम हो गया। ठीक है। और मिनिमम हैंडलिंग का मतलब कम हैंडल करना पड़े। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट एक और लिख लो चाहे, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अब इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा। मैम ये ऊपर वाले में एक बार एग्जांपल देना ना, हैंडलिंग वाला। 7 नंबर पे हाँ दे तो दिया, और कितना एग्जांपल हो गया। मैम मटेरियल को मुझे कम से कम क्लियर। अरे मटेरियल को कम से कम हैंडल करने का मतलब क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर बनाया है, चाहे सी शेप में बनाओ, यू शेप में बनाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन में बनाओ, आपने एक बार अपना रॉ मटेरियल को गोडाउन में डाला, उसके बाद में मशीन में डालोगे, फिर दूसरी मशीन में डालोगे, तीसरी मशीन में डालोगे, बनकर वो तैयार हो जाएगा तो गोडाउन में डालोगे, गोडाउन से डाल के फिर उसको ट्रकों में डालोगे। तो वहां तक क्या है, वो आपको जो हैंडल करना पड़े ना मटेरियल का, वो आपको इजी स्मूथ हैंडलिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने, अगर आपका एक क्या मतलब होता है कि अगर आपका मान लो आपने, एक मिनट मुझे बता, अगर आपने स्ट्रक्चर, अभी हमने जस्ट बात करी कि अगर आपने स्ट्रक्चर ऐसा तैयार कर लिया कि एक बार यहाँ पे गया मटेरियल, फिर एक बार यहाँ पे गया, फिर नेक्स्ट मशीन इतनी दूर थी कि उसको ना कम से कम 500 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर आपको एक लोडिंग गाड़ी चाहिए होगी। तो आपने एक लोडिंग गाड़ी में डाला, फिर अब यहाँ पे डाला, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, जितना ज्यादा आप इधर उधर उसको रखोगे ना, उस चीज को टूटने फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप उसको इस मशीन पर डालोगे, क्योंकि वो बहुत दूर थी, तो ये फिर अच्छी हैंडलिंग तो नहीं हो पाई ना, क्योंकि लेआउट अच्छा नहीं था, हैंडलिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी। उसके बाद में आप उसको ज्यादा, फिर वो है आप क्या, यानी कि वो मशीन पास में होनी चाहिए, या फिर उसका ऑर्डर अलग होना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको गोडाउन तक पहुंचाते हो तो वो सेफली वहां तक पहुंच जाए, है ना, क्योंकि हर बार आप जितनी बार आप किसी चीज को क्या करोगे, इधर से उधर शिफ्टिंग करोगे, उतने ही ज्यादा उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। जिस चीज को जितनी बार आप मूवमेंट करवाते हो, उसका खराब होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है, और टाइम वेस्ट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ठीक है। तो हैंडलिंग शुड बी लेस। समझ में आया, नहीं आया, चलो ट्राई टू रीड योरसेल्फ। उसके बाद अब क्या कहता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका लेआउट ऐसा बनाओ अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो भी आपको सब कुछ अरेंज करना है इस तरीके से रखो कि आपको कल को वापस से अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, है ना, तो इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ज्यादा कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना पड़े उसी के अंदर, है ना, अगर आपको कहीं ना कहीं कोई मशीन खरीदना पड़े, या आपको कोई ऊपर फ्लोर चढ़ाना पड़े, तो आपका खर्चा ना कम आए, आपको सेविंग्स हो जाए,
मतलब सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके पास जगह अगर पहले से अवेलेबल है, आप दूसरे फ्लोर चढ़ाओगे तो आपको दोबारा से लैंड खरीदने की तो जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बच गया। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आप जो इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो मशीन खरीदने में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने में, उसमें आपका पैसा बचेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका लेआउट इस तरीके का बने कि आप जब और पैसा भविष्य में उस पर लगाओ ना, तो उसकी वजह से आपको क्या हो, फिक्स कॉस्ट ज्यादा ना आए। दैट इज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि एक को समझ में आ रहा है और बाकियों को नहीं आ हाँ रहा है? मैम। आ गया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब लेआउट प्लानिंग क्या होती है? अब लेआउट प्लानिंग मतलब आपको जो भी लेआउट बनाना है भैया, समझ गया लेआउट का मतलब भैया, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, अदर फैसिलिटीज, है ना, वो सब फिजिकल वो लेआउट है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, बिना प्लानिंग के तो कुछ भी चालू नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में 4 सवाल आएंगे किसी भी प्लानिंग को करने से पहले। मतलब मैनेजर हैज टू डिसाइड, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आएंगे कि भैया व्हाट सेंटर शुड बी द, व्हाट सेंटर शुड द लेआउट इंक्लूड, मतलब एक लेआउट में कौन कौन से सेंटर्स होने चाहिए, या कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, या कौन कौन से वर्क सेंटर्स होने चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, 7 होने चाहिए क्या, 5 होने चाहिए क्या, फिर हाउ मच स्पेस कैपेसिटी ई सेंटर, हर वर्क सेंटर हमने कहा भैया हमें 7 वर्क सेंटर बनाने पड़ेंगे या डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। तो जो 7 डिपार्टमेंट है कितनी कितनी जगह रोकेंगे, है ना, कितनी कितनी उनकी कैपेसिटी होगी, प्रोटेक्शन कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद में हाउ शुड ईच सेंटर स्पेस बी कॉन्फ़िगर्ड, अगर वो इतनी जगह रोकेंगे कि ये 200 स्क्वायर फीट एरिया रोकेगा, तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसको कैसे डिजाइन करें कि आसपास की डिपार्टमेंट के ऊपर गलत असर ना पड़े, या आसपास के डिपार्टमेंट जो है या जो वर्क सेंटर्स है या मशीनरी एरिया है वो होचपोच हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैम और ये कौन से टॉपिक के अंडर में है? ये अपने कौन से टॉपिक के अंडर में है आपके, ये जो टॉपिक है ये अपने मॉड्यूल में ही पेज नंबर 24 पर है, पेज नंबर 24 पर ये सारे। ठीक है, वेयर शुड ई सेंटर बी लोकेटेड, अगर लोकेट करना है डिपार्टमेंट 1 यहाँ करना है तो डिपार्टमेंट 2 उसके पास में करें या डिपार्टमेंट 3 उसके बीच में करें, कैसे करें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रश्नों के जवाब आपके दिमाग में आएंगे और उनको जवाब को देने की कोशिश करोगे तभी प्लानिंग हो पाएगी। आज कुछ भी करना है, सीएमए करना है तो फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है ना, कब तक, कौन सी डेट तक भरना है, फिर हमको पढ़ना है तो कौन सी बुक से पढ़ना है, फिर कोचिंग से पढ़ना है तो कौन सी कोचिंग से पढ़ना है, तो फिर नोट से पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अरे ये सब दिमाग में जो प्रश्नों के उत्तर दोगे तो प्लानिंग भी वैसे ही बनती जाएगी। प्लानिंग ऑलवेज कम्स आफ्टर मेनी क्वेश्चंस अराइज इन योर ब्रेन। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ लेआउट, ये आपके मॉड्यूल में भैया आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो लेआउट है आपके पेज 27 पर है। ठीक है, मॉड्यूल के हाँ। पेज, जिसको आप टाइप्स ऑफ लेआउट भी बोलते हैं, तो टाइप्स ऑफ लेआउट बोल दो चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ लेआउट बोल दो, एक ही बात है। अब लेआउट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब ये 5 कैटेगरीज है, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस, प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन और फिक्स पोजीशन और ग्रुप लेआउट। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रोसेस लेआउट का नाम आया तो प्रोसेस लेआउट पे आ जाते हैं। प्रोसेस लेआउट क्या कहता है? प्रोसेस लेआउट का दूसरा नाम जो है वो आप लिख लेना अपने मॉड्यूल में, फंक्शनल लेआउट। इसका दूसरा नाम है फंक्शनल लेआउट। अगर एग्जाम में फंक्शनल लेआउट पूछ लिया तो आप बोलोगे तो मैं तो पढ़ाया ही नहीं था, ऐसा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए अपने सामने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देखना है हम लोगों को। देखो, प्रोसेस लेआउट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुपिंग। अब देखो ग्रुपिंग करनी है, अब ग्रुपिंग किसकी करनी है? फंक्शन के बेसिस पे ग्रुपिंग करना, फंक्शनल बेसिस, काम के आधार पर ग्रुप्स बनाना, मतलब वर्क ग्रुप्स बोल सकते हैं, काम के आधार पर ग्रुप्स बनाना क्या होता है अपना प्रोसेस लेआउट होता है। इसलिए इसका प्रोसेस लेआउट का दूसरा नाम फंक्शनल लेआउट बोला है। फंक्शनल लेआउट का मतलब फंक्शन के बेसिस पर जब आप ग्रुप्स बनाते हो तो वो फंक्शनल लेआउट है। और वैसे समझो तो प्रोसेस, तो प्रोसेस आप पूछते हो बार बार प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब आप काम से समझो ना, मैंने अभी पहले भी बताया था कि अ ग्रुप ऑफ एक्शंस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एक्शन। अ ग्रुप ऑफ एक्शंस को क्या बोलेंगे आप? प्रोसेस। जो काम करते हैं ना अलग अलग प्रकार के, उनको कलेक्टिवली हम प्रोसेस बोलेंगे। दूसरा वर्ड फंक्शन बोलेंगे क्योंकि तो समझ में आ जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुपिंग ऑफ इक्विपमेंट, एक्टिविटीज दैट डू सिमिलर वर्क। जो सेम सेम काम करते हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लो,
और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें जो सेम सेम तरीके के काम है उनको अलग बना लो। अब जैसे नहीं होता, क्लास में जाते हो तो बॉयज का अलग ग्रुप बैठा है, गर्ल्स का अलग ग्रुप बैठा है, तो जेंडर के बेसिस पे आपने ग्रुप बना लिया। अब जैसे होता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं साइंस का अलग है, फिर साइंस के अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, तो अपना फिजिक्स का अलग है, बायो का अलग है, मैथ्स का अलग है। तो आप देख रहे हो ना कि इस साइंस के डिपार्टमेंट में इसके खुद के सब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, क्योंकि वहां पे उसी तरीके का काम होता है। तो जैसे अगर मैथ्स वाला जो मैथ्स के वहां पे काम करने आएंगे, अगर फिजिक्स की लैब है मान लो, तो फिजिक्स के अंदर जो फिजिक्स की लैब का ही सारा क्या होगा, काम होगा। तो केमिस्ट्री का लैब है तो वहां पे केमिस्ट्री का फंक्शन होता है, तो वहां पे केमिस्ट्री के ही क्या होंगे, सारे काम को हम एक जगह, तो सभी एक जैसे कामों को एक जगह ही इकट्ठा करना क्या होता है, फंक्शनल ग्रुपिंग होती है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब काम होता है। ठीक है, आप इसका मतलब काम समझो, प्रोसेस का मतलब फंक्शन समझो। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं कि ऐसा लेआउट वेयर ग्रुप वर्क स्टेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब वी मेक द ग्रुप्स ऑफ वर्क स्टेशन, वी मेक द ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर उनका एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, अब लीगल ऑफिसर्स का एक ग्रुप हो सकता है, शू मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्रुप हो सकता है, जेट इंजन का, हॉस्पिटल यूजेस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है वो प्रोसेस लेआउट, ये एग्जांपल है कि प्रोसेस लेआउट कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन कौन से जगह पे यूज होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोसेस लेआउट को यूज करते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल आपने देखा होगा, एक हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है जिसके बाहर लिखा होता है हॉस्पिटल, जैसे हमने कहा फोर्टिस हॉस्पिटल, जैसे हमने कहा मेट्रो हॉस्पिटल, ये हमने नाम दे दिए। ठीक है, क्लास ओवर हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैम 1 बजे हो गई। हो गया, चलो ठीक है, 1 मिनट हम फिर कर देते हैं इसको। प्रोसेस लेआउट, फिर से 1 मिनट, हॉस्पिटल बात का हमने कहा, चलो एक XYZ या मेट्रो हॉस्पिटल है या सिटी हॉस्पिटल है, व्हाटएवर इज नेम। अब उस बाहर तो हॉस्पिटल लिखा है, लेकिन अगर आप अंदर घुस गए तो फिर क्या होगा, अंदर क्या है, एक आप देखोगे कि ना पैथोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, लैब का अलग डिपार्टमेंट है ना। आप देखोगे ऑन्कोलॉजी आंखों के लिए अलग बना हुआ है, तो ऑर्थोपेडिक्स का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, सर्जरी के अलग है, इमरजेंसी का अलग है, हर के लिए आपने देखते हो वहां पे अलग अलग बना हुआ है। क्यों बने हुए होते हैं? अगर यहाँ पे हमने कहा तो ऑर्थोपेडिक जहाँ का पे है, काम है वो डायरेक्टली वहां पहुंच जाए। अब ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अगर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑर्थो डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो यहाँ पे चाहे वो नाक, चाहे वो आपकी हड्डी टूटे, हाथ की, पाँव की, कंधे की, सारा कमरे, एक होगा। तो वो ये की जगह होगा। तो कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं भैया, सेम तरीके के फंक्शन के आधार पे एक डिपार्टमेंट। फिर अगर मान लो, अगर मान लो हमको कहा कि इमरजेंसी में एक ही आता है, जिसको भी बहुत बुरी चोट लगी और इमरजेंसी चाहिए, जो वेट नहीं कर सकता, उनको सबको एक जगह भर्ती कर दो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि फंक्शन के आधार पर हमने ग्रुप्स बनाए, तो हॉस्पिटल्स ऐसे लेआउट को यूज करते हैं। अब ये इंजन बनते हैं, जेट इंजन, इनमें क्या होता है कि जेट इंजन में क्या होता है, उसके व्हील्स अलग जगह बनेंगे, उसका इंजन अलग जगह बनेगा। तो इंजन बनाने के लिए, अगर जेट इंजन है, इंजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टूल्स चाहिए। तो उसका डिपार्टमेंट, उसके अंदर अलग अलग मशीन, उसको अलग जगह इकट्ठा कर दो। उसका जो फैन ब्लेड्स वगैरह हैं, तो उसके लिए अलग 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 डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीनों पे बनेगा, तो अलग ग्रुप बना दो, है ना। तो इसको प्रोसेस लेआउट बोलते हैं। अब बहुत बड़ा हो गया। और अगर कोई पूछ ले वन वर्ड में, प्रोसेस लेआउट जो है वो बैच प्रोडक्शन में काम होता है। बैच प्रोडक्शन मतलब बैचेस में काम होते हैं। एक तो होता है फ्लो में काम हो जाए, कि आपने यहाँ माल डाला और यहाँ बन के निकल गया एक ही फ्लो में, बिना रुके। और जब हम क्या करते हैं कि हमको क्या करना पड़े, एक पार्ट यहाँ बनेगा, एक पार्ट यहाँ बनेगा, एक पार्ट यहाँ बनेगा, तो ये बैचेस बनते हैं। क्या बनता है, एक बैच यहाँ होगा, यहाँ पे शीशे शीशे बनेंगे, यहाँ पहिए ही पहिए बनेंगे, तो ये बैचेस बनते हैं। तो बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, बैचेस में काम बनता है, फिर वो सबको असेंबल करके एक जगह तैयार कर देंगे। तो बैच प्रोडक्शन में हमको प्रोसेस लेआउट यूज करना पड़ता है। ठीक है जी भैया, समझ में आ रहा है? हाँ। अब अपने जो मॉड्यूल के अंदर ना उन्होंने जो एक डायग्राम यूज किया है कि भाई अगर जैसे ये मिलिंग मशीन होती है, अब मिलिंग मशीन को हमने अलग ग्रुप में डाल दिया, क्योंकि मिलिंग मशीन क्रशिंग का काम करती है, चूरा बनाने का काम। वेल्डिंग, देखो ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे एक मिलिंग मशीन होती है उसको अलग जगह, मिलिंग मशीन से रिलेटेड जो भी 6-7 मशीनें उनको एक ही जगह रख देते हैं, क्योंकि मिलिंग मशीन में सारी मशीनों को क्या करना है, कुछ ना कुछ क्रशिंग, तोड़ने फोड़ने का काम करना है। तो वेल्डिंग करने का में क्या होता है, दो चीजों को जोड़ते हैं तो वेल्डिंग हो जाती है। तो वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी मशीन है उनको हमने अलग रूम में या अलग उसमें बना के अलग ग्रुप बना दिया। फिर ग्राइंडिंग होती है, तो ग्राइंडिंग के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग,
भाई इसमें पॉलिशिंग का काम होता है या शार्पनिंग बाय रबिंग, ऐसी कोई मशीनें हैं जो केवल पॉलिश का काम करती है, तो उसको अलग जगह हमने अलग जगह ये सारी मशीनें हमने अलग जगह रख दी, है ना। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि सबको जो एक जैसा काम कर सकती है उसको एक ग्रुप में डाल दो, और दूसरे ग्रुप में वो डाल दो जो अलग अलग, मतलब दूसरे ग्रुप में वो डाल दो जो वैसा सही काम करती है। समझ में आ रहा है? तो काम के फंक्शन के आधार पे हमने ग्रुप बना दिए, काम के आधार पे हमने क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। तो ये आपने देख लिया है, ठीक है। ये कहीं पे आप देखो, आपके मॉड्यूल में कहीं लेथ मशीन लिखा होगा, कहीं ग्राइंडिंग लिखा होगा, कहीं पेंटिंग लिखा होगा, कहीं क्या लिखा होगा। हाँ तो मैम, मैंने ये लेथ मशीन भी होती है। वही तो मेरे को पता था सवाल आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है कि लेथ मशीन क्या होती है। पहले तो देख लो शक्ल कैसी होती है। लेथ मशीन कुछ ऐसी सी कोई मशीन होती है, पहले तो शक्ल देख लो। देख ली? हाँ, समझ कुछ नहीं आया। समझ नहीं आया? अब इसको लेथ मशीन बोलते हैं। तो ये करती क्या है? लेथ मशीन के अंदर क्या होता है, ये यूज करते हैं कि किसी भी जो मेटल होता है या कोई भी जो लकड़ी होता है उसको शेपिंग देने का काम क्या करता है, ये शेपिंग देने का काम। शेपिंग का काम। हाँ, ये मशीन क्या करती है, रोटेट करके कोई भी छोटा मोटा वर्क पीस होता है या जो कोई भी टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा हो चाहे कोई धातु का टुकड़ा हो, है ना, उसको क्या करती है वहां पे ऐसे टूल्स करते हैं जो उसको कट भी करते हैं, शार्प भी करते हैं, ठीक है, रोटेट करके उसको पॉलिश भी करते हैं। The main used to remove unwanted parts of material leaving behind nicely shaped work piece। आपने कभी देखे हैं अगर ऐसी मशीनें है ना, मैंने तो देखी है, हमारे पड़ोस में भी एक ऐसी मशीन है, वो लेडी है, वो क्या करती है, जैसे छोटे छोटे आपने देखे हैं चूड़ियों में, बैंगल्स में, वो जो लाख की चूड़ियों पे वो बने होते हैं, मोती लगे होते हैं ना, आपने देखे हैं? ये जो बैंगल होती है, चूड़ी जो होती है पहने, इसमें छोटे 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 मोती लगे हाँ होते हैं। मैम। ये हाँ। जो मोती लगे होते हैं, पहले बहुत ऐसे ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई ऐसे फालतू सा कोई टुकड़ा पड़ा है, कोई ऐसे चमकीला सा, लेकिन फिर उसमें इनमें क्या होता है, मशीनों में डालते हैं और वो वहां उसको धुनाई भी होती है। ये जो टुकड़े होते हैं पहले ऐसे कलरफुल पत्थर जैसे लगते हैं, फिर वो बिना आकार के होते हैं, फिर उनको ना वो क्या करते हैं, पहले किसी में धोते हैं, इसी मशीन में कोई जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं उसको धोने का काम है तो धोएंगे, फिर धो के उसको कलेक्ट करके फिर ना उसको एक दूसरे जगह डालेंगे जहाँ पे वो क्या करेंगे, उनके जो गंदगी है ना उसको रिमूव करते हैं। फिर वो मान लो दूसरी जगह आएगा, वहां पे उसकी कटिंग होगी, फिर वो दूसरी चौथी जगह आएगा, उसमें उसकी पॉलिशिंग होगी। इस तरीके से ना उस जो चीज है वो तैयार होती है। समझ में आ रहा है लेथ मशीन का मतलब क्या होता है? लेथ मशीन क्या करती है आप यहाँ पे देख लेना, गंदगी साफ करके कटिंग का काम करना, है ना, कट करना, शार्प करना, ठीक है, डिजाइन कर बनाना, ये सब लेथ मशीन में होता है। ठीक है जी बेटा, हो गया अपना। हाँ मैम। आज एफएम की क्लास नहीं होगी, ठीक है।